हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, यानी इसमें आपको जानना होगा कि त्रिभुज के बारे में जानना है, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, समरूप आकृतियां क्या होती है, पहले इन चीजों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग सम आकृतियां और समरूप आकृतियां, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले जानेंगे समरूप सर्वांग सम आकृतियां। तो सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? देखो भाई, वे आकृतियां जिनका आकार एवं माप समान हो। वे आकृतियां जिनका आकार एवं माप समान हो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। वैसे भी आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है बहुत अच्छे से। कक्षा 9 में सर्वांग सम आकृतियों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, और वही आज हम पढ़ने वाले सर्वांग सम आकृतियां और इसके रिलेटेड से समरूप आकृतियां पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? तो क्या करेंगे? सर्वांग सम आकृतियां वे कहलाती हैं जिनका आकार और माप, या आमाप भी कह सकते हैं, समान हो। सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई फिगर से समझते हैं। तो जैसे हमने कोई वर्ग बनाया, मान लो हमने एक वर्ग बना दिया, ये बना वर्ग, ठीक है भाई, और इसी तरह का एक वर्ग और बना दिया। मान के चलो ए वाला वर्ग जो है इसके बराबर है बिल्कुल, यानी ए भी 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है और ए भी 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ठीक है ना? तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार एवं माप समान दिखे आपको। तो देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ग है बिल्कुल 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग है। तो 1 सेंटीमीटर का वर्ग ए भी है, ए भी 1 सेंटीमीटर रहेगी, सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है भाई? तो आकार भी समान दिखे और माप भी समान दिखे। जैसे मान लो कोई दो त्रिभुज भी ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं। तो देखें जरा, इसी तरह का हमने एक त्रिभुज भी बना लिया है। तो ये क्या है? सब क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये तो वही सर्वांग सम आकृति जो कि कक्षा नंबर 9 में आपने अध्ययन किया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों के बारे में अध्ययन करना है, जो कि समझना बहुत ही आवश्यक है। तो समरूप आकृतियां क्या होती है, थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन भी करना है। तो समरूप आकृतियां वे आकृतियां जिनका आकार समान हो, आकार समान हो, परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। आमाप, आमाप या फिर माप भी कह सकते हैं। माप समान होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वे आकृतियां जिनका आकार तो समान होगा लेकिन आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये कहलाएंगी समरूप आकृतियां। जैसे हम एक जांच चित्र के हिसाब से समझते हैं, फिगर बना लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो समरूप आकृतियों में जैसे हमने एक बना दिया, एक त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज बना दिया, एक ही मैंने बड़ा त्रिभुज बना दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आकार तो समान दिख रहा है, लेकिन उसका जो माप है, माप अलग अलग है भाई। इसका माप कुछ अलग होगा, यहाँ पर इस भुजा का माप कुछ अलग होगा, इस भुजा का माप कुछ अलग है, इस भुजा का कुछ अलग है। तो आकार तो समान होगा लेकिन माप अलग अलग हो सकता है। ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे बेटा? समरूप आकृतियां कहेंगे। जैसे दो त्रिभुज हो गए, दो वर्ग हो गए, या फिर दो वृत्त हो गए। एक छोटा वृत्त बना लो, एक बड़ा वृत्त बना लो, एक छोटा वर्ग बना लो, ठीक है, एक बड़ा वर्ग बना लो। एक हमने बड़ा वर्ग बना दिया, एक छोटा आयत बना लो, एक बड़ा आयत बना लो। तो ये कहलाती है समरूप आकृतियां। अगर आपसे कोई कहे कोई दो समरूप आकृतियों के उदाहरण दो, तो आप आराम से दे सकते हैं। दो त्रिभुज हो गए, एक छोटा त्रिभुज हो जाएगा, एक बड़ा हो गया, दो वृत्त हो गए, दो वर्ग हो गए, दो आयत हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हम समरूप आकृतियों को ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो वे आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है, ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। और सर्वांग सम में क्या बताया? ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों समान हो, उनको हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं।
तो ये हो जाएंगे हमारे सर्वांगसम और समरूपाकृतियां। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, मेन चीज ये पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता, कि अगर दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो हम समझते हैं त्रिभुजों की समरूपता। तो ये जानेंगे कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं तो वो समरूप कब होते हैं। तो देखो जरा, पहला नियम, इसके दो नियम है बेटा, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो। और दूसरा नियम है बेटा, जो 2 नंबर का प्रश्न आता ही है आपके परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न पूछा ही जाता है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए 2 प्रतिबंध लिखिए। तो आप क्या कहेंगे, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, संगत भुजाएं समानुपातिक हो। चलो हम समझाते हैं कैसे समानुपातिक हो। चलो कैसे समझते हैं, चित्र से समझते हैं। मान के चलो हमने एक त्रिभुज ए बना लिया और एक त्रिभुज हमने एक बड़ा बना लिया, ये समरूप कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कि हमने समरूपता को कैसे समझाया है। ठीक है, तो उनके संगत कोण बराबर हो, यानी ए वाला जो कोण है इसके बराबर हो और ए वाला कोण है इसके बराबर हो और ए वाला जो कोण है इसके बराबर हो। ठीक है ना, तो संगत कोण बराबर हो पहली चीज, और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, यानी इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। यानी कहने का मतलब इनकी संगत भुजाएं ए बी बटे डी ई और बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। ठीक है ना, ए सी बटे डी एफ। तो ये कहलाएंगे उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक, उसको हम कह सकते हैं त्रिभुजों की समरूपता। तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, मतलब अब अगले वाले क्वेश्चनों को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो हमारे प्रश्न है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज। देखो बेटा, इस समरूप का चिन्ह ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सांप जैसा है ना, ये समरूप का चिन्ह, सांप ना समझना भाई। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर तथा एबी रेशियो पीक्यू बराबर 4/5, ये रेशियो यानी अनुपात दिया हुआ है, तब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर आप नोट बना के डाल सकते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास एबीसी पीक्यूआर त्रिभुज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज, अनुपात माने बटे, ठीक है ना, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो उनकी जो संगत भुजाएं रहेंगी ना बेटा, एबीसी और पीक्यूआर की, उनके क्षेत्रफलों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, हमारे पास ए बी और पी क्यू का मान लिया है, तो यहां ले लेंगे बेटा ए बी भुजा, यहां ले लेंगे पी क्यू भुजा। ठीक है भाई, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या कहा, किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो भाई, हमारे पास ए बी दिया था और बटे में पी क्यू, अगर ए बी पी क्यू ना होता बीसी क्यू आर होता तो हम क्या ले लेते, बीसी बटे क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई भी संगत भुजा होना चाहिए। तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी की वैल्यू हमारे पास दी है भैया, देखो ए बी रेशियो पी क्यू का मतलब होता है ए बी बटे पी क्यू, इसका मान है 4/5, तो हम रख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर। तो आएगा 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16, 5 का वर्ग होगा 5 25, यानी आंसर क्या निकल के आएगा, 16:25, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न कहां है, दूसरा प्रश्न है इसका, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज किस प्रकार का होगा। 6, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो हमारे पास 3 भुजा दी गई, तो हमें बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो यहां देखो जरा,
हमारे पास आपको पता है कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अपन उससे निकाल सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, सिंपल सी बात है। तो आप देख पा रहे हैं 10 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास। ठीक है, इसको अपन इस हिसाब से लगा लेंगे, जैसे हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसका फॉर्मूला बना लेंगे उसी प्रमेय के अनुसार, थ्योरम के अनुसार। तो क्या बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। ए बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, बी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर और सी बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर इसको ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आता है तो हम क्या समझ जाएंगे, यह त्रिभुज समकोण है। अगर नहीं आया इक्वल तो समकोण नहीं होगा भाई। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, सी का वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर। 6 6 36 हो जाएगा, 8 दिए 64 और 10 10 जा 100। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 बराबर 100। हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई है। तो आप क्या समझ जाएंगे कि त्रिभुज जो हमारा बन रहा है वो कैसा होगा, समकोण होगा। उसमें अवसर में दे सकता है समद्विबाहु, समकोण, ठीक है ना, और किसी भी तरह से दे सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज समकोण होगा। इसका उत्तर हो जाएगा समकोण होगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है। और इसका जो और भी नेक्स्ट प्रश्न है वो कैसे करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा वाला, एक समकोण त्रिभुज में इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भाई ये क्या है, आधार है, कर्ण है, लंब है, इनमें से कोई नहीं। यानी एक समकोण त्रिभुज में इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या होगा भाई, कर्ण होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीधा हम उत्तर लिख देते हैं तीसरे का कर्ण। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें क्या होता है बेटा, कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसलिए इसको उत्तर हम सीधा लिख देंगे कर्ण। कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने ये लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। चौथा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय निम्न में किस गणितज्ञ ने दिया था, किस गणितज्ञ ने दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए किसने दिया था भाई। पाइथागोरस प्रमेय जो दिया था तो वो किसने दिया था, ऑप्शन में दिया गया है आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, बोधायन। तो देखो भाई, इस प्रमेय को हम, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसको हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, तो किस गणितज्ञ ने दिया था, बोधायन गणितज्ञ ने। इसका उत्तर हो जाएगा बोधायन। इसलिए इस प्रमेय को क्या कहते हैं, पाइथागोरस बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है, क्योंकि इसको किसने दिया था, बोधायन ने दिया था, गणितज्ञ बोधायन ने दिया था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है, तब इसकी अन्य भुजाओं की लंबाई होगी। हमारे पास एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का जो कर्ण है, का कर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर लंबा है। अब कह रहा है तब इसकी अन्य भुजाओं की लंबाई होगी, तब इसकी अन्य भुजाओं की लंबाई होगी। ठीक है भैया, तब इसकी अन्य भुजाओं की लंबाई पूछी गई है, अन्य भुजाओं की लंबाई होगी। तो हल कर लेंगे भाई इसको, अन्य भुजाओं की लंबाई हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक बनाया, इस समकोण त्रिभुज बन गया, और समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। हमने इसकी दो भुजाएं बराबर ले ली। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसका जो कर्ण है ना बेटा, वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। अब इनकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई निकाल के बताओ। यानी कि समान भुजाएं हैं, जिसको समान भुजा की लंबाई हम क्या मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं, माना समान भुजा, समान भुजाएं x है, तो हमने मान लिया है, इसको भी x मान लिया, इसको भी x, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, यहां लिख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हमने इसको लिख लिया है। कर्ण हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। लंब हमारे पास x है तो x स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना है, x है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ना अपने पास, तो अपन ले सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 दिए 64 हो जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर को जोड़ देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 यहाँ गुणा में है तो 2 बटे में जाएगा भाग में, 64/2 बराबर 64 लिखना है। एक्स स्क्वायर 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 2 3 6 तो 2 4, यानी 32 बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये 32 वर्ग में पहुंच जाएगा क्योंकि वर्ग में है, तो रूट 32 बराबर एक्स। ठीक है ना, वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। 32 की जैसे ही हम फैक्टर करते हैं तो आएगा 16, यहाँ 8, यहाँ पर 4, फिर 2, फिर 1, तो 2 बार 2 निकल आएगा, यानी कि 2 2 4, 4 रूट 2 बचेगा एक्स। तो बराबर भुजाओं की जो लंबाई यहाँ होगी ना बेटा, 4√2 होगी सेंटीमीटर, प्रत्येक की 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अपन ने हल कर लिया है। हाँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम आगे वाले प्रश्नों को और लेकर आते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।